हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज है हमारी मैथ में क्लास नंबर 25 वाली और हमने शुरू करा था परसेंटेज। तो परसेंटेज की आज अपनी सेकंड क्लास रहेगी, ठीक है। कल अपनी पहली क्लास हुई थी इसकी, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं और बेसिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जिन्हें आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं बेटा। ये आपका सिलेबस है, तो इसे आप देख लेना एक बार। परसेंटेज चल रहा है अपना, एक क्लास हो गई है, आज दूसरी क्लास है, एक क्लास और होगी इसमें, फिर परसेंटेज अपना खत्म हो जाएगा। क्लास एक दो दिन तक थोड़ी सी लेट आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि वाईफाई अभी लगा नहीं है और फोन का नेट है ना, वो एक वीडियो कम से कम 3 घंटे में अपलोड कर रहा है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा समझना इस चीज को। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, उन्हें सबसे पहले खत्म करेंगे, उसके बाद कोई नया टाइप शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को मैं रीड करती हूँ और फिर इसे सॉल्व करती हूँ। ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है। सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो देखो हमने यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा ए और मैंने यहाँ पे लिखा बी। अब हमसे कहा गया है कि ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। 25% कैसे है, अधिक है, तो मैं बी को 100 मान लेती हूँ। मैंने कहा कि बी की आय अगर 100 रुपए होगी तो बी से ए जो है वो 25% कैसा है बेटा, अधिक है, ठीक है। तो 100 पे 25% ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 125 आ जाएगा, ठीक है। तो ए की आय कितनी होगी, 125 होगी, ओके। अब हमसे कहा गया है कि ए और बी की आय के योग से 65% कम है किसकी आय, सी की आय। तो मैं यहाँ लिखती हूँ सी। तो सी की जो आय आएगी वो इन दोनों के योग से, योग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 225। 225 से 65% कम है, मतलब कि 35% है 225 का। तो 225 का 35% बराबर क्या है बेटा, सी है। सी की आय यहां से आ जाएगी, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 25 से ये 9 बार कटेगा, 25 से ये 4 बार कटेगा और 35 निम्मा कितना होगा, 315। तो ये 315/4, ये क्या आ जाएगी, सी की आय आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिखी सी की आय 315/4। अब आगे हमसे कहा गया है कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये हमसे कहा गया है। तो हमें करना है इन दोनों का कंपैरिजन अभी। तो हमें चाहिए ए माइनस का सी सबसे पहले। तो आप 125 में से माइनस करेंगे 315/4, तो आपको कितना मिलेगा, इसका मल्टीपल धर करोगे तो 500 में से 315 जाएगा तो 185/4, ठीक है। तो जो ए की आय है वो सी से 185/4 अधिक है, लेकिन परसेंटेज में नहीं, अभी परसेंटेज में हमें चाहिए। तो परसेंटेज में कितना अधिक होगी, तो 185 जो है, 185/4 कितना परसेंट है ए की आय का। ए की आय कितनी है, 125। अब यहां से हम इसे सॉल्व कर देंगे। इसे सॉल्व करोगे तो 25 से काटोगे 4 बार जाएगा, 25 से काटोगे 5 बार जाएगा, 4 से 4 जाएगा और 5 से इसे काटोगे तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 37% अधिक आ जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। ए की आय सी की आय से 37% अधिक होगी। ऑप्शन डी क्या होगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे मैं हटा देती हूँ। अरे रे रे रे, इतना बड़ा नहीं हटाना है, ये हमारे हाथ कुछ भी करने लग जाते हैं। छोटा करते हैं अभी 1 मिनट और इसे हम हटा देते हैं बेटा, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है आपको, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं। यदि ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योग से 25% कम है तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये हमसे पूछा है। सेम क्वेश्चन ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए, पेन नहीं लिया अब हमने, यहाँ लिखेंगे हम ए और यहाँ लिखेंगे हम बी। हमसे कहा गया है कि ए बी से 28% अधिक है, हमने बी को 100 मान लिया बेटा। तो 100 पर जब हम 28% ऐड करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 128। कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। अब हमने लिखा यहाँ पर सी। तो सी की जो आय है, सी की जो आय है वो ए प्लस बी की आय से 25% कम है, मतलब कि ए प्लस बी की आय का 75% है, ठीक है। हमने इन दोनों को ऐड करा तो ये हमारे पास आया 228 और 228 का 25% कम है, मतलब कि 75% है। कौन, सी बेटा। तो यहां से इसका हम 75% निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा, 25 तिया 25 चौका, 4 से काटोगे 4 पन्ना 20 और 4 सत्ते 28, 5 तिया 15 और 7 तिया 21, ये आपका 171 आ जाएगा।
मतलब सी की जो आय होगी वो कितनी आ जाएगी, वो 171 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गई। अभी हमसे कहा गया है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इससे ये कितना अधिक है, तो आप यहां से इसमें से माइनस करेंगे तो ये 41 और 2 43, तो 43 अधिक है, मतलब 43 अधिक है। तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये जो 43 हमारा आया है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो परसेंटेज में निकालेंगे इसको, 43 ए से, मतलब ए कितना है 128, 128 का कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा है बेटा। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो यहां से अभी देखो, मैं अगर मेरे पास एक और होता यहाँ पर 128 की जगह पर ये 129 होता, तो ये संख्या इससे पूरी तरह से कट जाती, 4 तिया 12 और 3 त्रिका 9 कट जाती। लेकिन एक कम है तो अभी कटेगी नहीं, पॉइंट पॉइंट में जाएंगी चीजें, समझ रहे। तो हम एक मान लेंगे अपनी तरफ से, हमारा आंसर थोड़ा बहुत ही 19-20 का फर्क पड़ेगा। ठीक है, और ऑप्शन बहुत ज्यादा नजदीक नहीं है, थोड़ा सा दूर है, तो हम मान सकते हैं, अभी जा सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये 8 ना होकर के ये जो संख्या मैंने अपने मन में मान लिया। ऐसे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए हम ऐसा दिमाग में रख लेते हैं कि ये कितनी होगी, ये हम 129 मान लेते हैं इसको। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब इससे इसे काटोगे तो ये पूरे 3 बार कट जाएगी, और इससे इसे काटेंगे तो ये 33.33% बनेगा। और जिसे अब देखो हमने 129 को काटा है तब ये आया है, तो 128 को काटेंगे तो इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा, मतलब कि 33.6% बनेगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करके लगा सकते हैं 33.6%। ओके बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मैं जो समझा रही हूँ, ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा जल्दी करने के तरीके होते हैं। आप अगर समझ जाएंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं समझेंगे तो अपना कुछ नहीं जाता है, आपको पता ही है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और बना देती हूँ मैं इसके ऊपर, शायद ऐसे ऐसे होता है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। देखिए, एक शहर की जनसंख्या में से 60% आदमी तथा 40% औरतें शादीशुदा हैं। यह मानते हुए कि किसी भी आदमी और औरत ने एक से ज्यादा शादी नहीं की है, जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, जनसंख्या में से 60% आदमी शादीशुदा हैं और 40% औरतें शादीशुदा हैं। तो जो आदमी शादीशुदा हैं उन्होंने औरतों से ही शादी की होगी, तो जितनी औरतें शादीशुदा होंगी उतने आदमी भी शादीशुदा होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से ये लगा सकते हैं कि जो मैन है, मैन का 60% शादीशुदा है। ठीक है, तो मैन का 60% बराबर वुमेन का 40% शादीशुदा है, तो वुमेन का 40%, ये हम यहाँ से लगा सकते हैं बेटा, लगा सकते हैं आराम से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से मैं 20 से काट देती हूँ, तो 20 दिया परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और 20 दूनी, यहाँ से मैं मैन अपॉन वुमेन करूंगी तो मेरे को मिलेगा 2/3। मतलब कि अगर मैं ये मान लूं कि उस शहर में 200 आदमी और 300 औरतें हैं, रेशियो है 0-0 लगा सकते हैं, रेशियो में गुणा भाग कर सकते हैं, आपको सिखाया था रेशियो में। ठीक है, तो मैं ये मान लूं कि उस शहर में 200 आदमी और 300 औरतें हैं, तो 200 का, ये जो 200 है, इस 200 का 60% तो आदमी शादीशुदा हैं और 300 का 60% औरतें शादीशुदा हैं। तो 200 का 60% लेंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और 300 का 60% लेंगे कितना आ जाएगा, अरे 40% लेंगे, 60% नहीं, 40% है औरतें शादीशुदा भाई, 60% नहीं करना है, ऐसे कूटपड़ा काम नहीं करने हैं। सॉरी बेटा। ठीक है, तो इसका हम 40% लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, तो 120 आदमी शादीशुदा और 120 औरतें शादीशुदा, तो टोटल शादीशुदा कितने आ गए यहाँ से 240, और टोटल शहर की जनसंख्या कितनी है 500। तो ये जो 500 है, इस 500 का ये कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा गया है। तो कितना परसेंट आ जाएगा, ये 5 चौक 20 और 5 40, 48% बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 48%। ऑप्शन डी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इधर इसे सॉल्व कर लेंगे कि ये जो 240 है ये 500 का कितना परसेंट है, ऐसे आप इसे सॉल्व कर लेंगे बेटा। ओके, यहाँ से आप 00 से 00 काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 40, आपको 48% यहाँ से मिल जाएगा। फिर समझ गए, चलो आगे बढ़े, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। देखो, एक गांव की जनसंख्या 12,980 है, इसका 5/11 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। पुरुषों का 48% शादीशुदा हैं, सभी शादियां एक पत्नियक हैं और शादीशुदा लोग अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो,
ये डाटा पे काम करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें चीजें परसेंटेज में पूछी हैं। तो हम ये जो हमें रेशियो दे रखा है इससे काम हमारा हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर 5/11 पुरुष और शेष महिलाएं हैं, तो अगर 11 पूरी जनसंख्या में मान लूं, मैं ये मान लूं कि जो गांव की जनसंख्या होगी वो 11 है, तो इस 11 में से 5 कौन है बेटा? मेल है, मतलब कि मैन आदमी होंगे और बाकी वुमेन होंगी। ठीक है, बाकी कितना बचेगा? 6। मैं ये मान लेती हूँ। अब क्योंकि ये रेशियो में चल रहा है तो मैं इसको पूरा 1100 मान लेती हूँ। तो 1100 में से 500 में मैन मान लेती हूँ और 600 में वुमेन मान लेती हूँ उस शहर में। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है पुरुषों का 48% शादीशुदा है, इसका 48% शादीशुदा है। तो 48% कितना आ जाएगा बेटा? इसका 48% पुरुषों का 48% शादीशुदा है, तो इसका 48% आ जाएगा हमारे पास 240। अब आदमी 240 शादीशुदा हैं, तो महिलाएं भी 240 ही शादीशुदा होंगी। तो ये जो 600 है इसमें से 240 महिलाएं होंगी जो कि शादीशुदा होंगी। अगर पुरुष 240 शादीशुदा हैं तो महिलाएं भी 240 ही शादीशुदा होंगी क्योंकि सभी ने एक एक शादी ही कर रखी है। ठीक है, कुछ में बोल रखा है पहले से ही। तो हमसे कहा जा रहा है पत्नियों के साथ रहते हैं, तो बताइए कि कितनी प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा हैं? टोटल महिलाएं हमारे पास 600 है, उसमें से 240 शादीशुदा है। तो इसका ये कितना परसेंट होगा बेटा? ये होगा 6×4 = 40%। ठीक है, तो 40% ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। इसका ये 40% बनेगा। समझ रहे? अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 240 जो है कितना परसेंट है किसका बेटा? 600 का। ये हमें सॉल्व करना है। यहां से 00 से 00 काटोगे तो 6×4 ये आपको 40% इधर मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आई होप आपको ये आसान लग रहा होगा बहुत ज्यादा। और अभी आगे बढ़ेंगे, इसको हटाएं क्या? रहने देते हैं। चलो थोड़ा थोड़ा लाइन वाइन बना रहने देते हैं, समझ में आती रहे चीजें आपको। धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक है, तो संख्या k का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे कहा जा रहा है बेटा। धनात्मक संख्या k को इसी संख्या के जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, k को इसी संख्या के k के 30% से गुणा किया जाता है। k को जब k के 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या, जो संख्या हमें प्राप्त होती है, संख्या k से 170% अधिक है। संख्या k से 170% अधिक है। क्या क्या मतलब है? 170% अधिक है, 100% खुद में होगी तो 270% हो जाएगी। मतलब इसके बराबर क्या है? k का 270% है। ये हमसे कहा गया है बेटा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो k से k कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और 30 से 9 बार कट जाएगा। यहां से k बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? 9 आंसर होगा आपका और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा बेटा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो वर्ग का जो एरिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके साइड के स्क्वायर पे। ठीक है, मैं यहां लिखती हूं। जो एरिया होता है किसका बेटा? स्क्वायर का, वर्ग का जो एरिया होता है। एक बात सही से लिख जाओ प्लीज भाई, ऐसे मत करा करो, कपड़े हमारे कहीं टच भी हो जाते हैं तब भी ये लिख देते हैं। तो मैंने कहा कि वर्ग का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है बेटा? वो होता है साइड का स्क्वायर। मतलब जो भी भुजा उसकी होती है उसका स्क्वायर होता है वर्ग का एरिया। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके बताऊंगी, पहले बेसिक उसके बाद शॉर्ट वाला। तो बेसिक पहले करेंगे हम। हमसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाता है। मतलब कि मैं यहाँ साइड का अगर रेशियो लूं तो मैं मान लूं कि पहले साइड 100 होगी, अब 17 कम कर दिया है तो अब कितनी होगी? 83 होगी। ठीक है, कितनी होगी? 83 हो जाएगी। तो एरिया क्या होगा? 100 का स्क्वायर से 83 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर करूंगी तो 10,000 बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6889 हमारा बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। तो कितना कम हुआ है ये? तो ये कम होगा हमारा 3111। ठीक है, इतना कम हुआ है। अब ये जो कम हुआ है ये इसका कितना परसेंट है? कितना परसेंट कम हुआ है ये हमसे पूछा है। तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा परसेंट में हमसे पूछा है। तो ये जो आपका 3111 है ये 10,000 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है। तो ये कितना आ जाएगा? 31.31%, नहीं 31.11%। क्या है लिख रहे हैं मेरे हाथ? 31.11%।
इतनी कमी हो जाएगी एरिया में, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, एरिया में इतने परसेंट का क्या होगा, डिक्रीज होगा एरिया। ठीक है, एरिया 31.11% डिक्रीज होगा, मतलब कि कम होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसमें सक्सेसिव इफेक्ट लगा सकते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे कि 17% कम हुआ तो एरिया में जो भी कमी होगी वो कितना आ जाएगा, 17% शायद कम हुई है तो माइनस का 17, फिर माइनस का 17 और माइनस माइनस प्लस 17 इंटू 17/100। ठीक है, ये आ जाएगा। यहां से सॉल्व करेंगे आप तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 34, कमी हुई है ना इसलिए हमने माइनस का कर दिया यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप इन दोनों को प्लस करके यहाँ भी माइनस कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। बट तरीका यही कहता है कि आप स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट लिखो जो आपसे बोला जा रहा है। तो हमने माइनस का 34 लिखा, प्लस का यहाँ से कितना आएगा 17 इंटू 17 करेंगे 289 को 100 से भाग करेंगे तो 2.89 आएगा। ठीक है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 31.11%। माइनस का होगा मतलब कि कमी आपकी आ जाएगी। ठीक है, 31.11% कम हो जाएगा एरिया, ये आपका आंसर जो है बन जाएगा बेटा। तो आप ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं, आपके पास दो तरीके हैं, आप कैसे भी कीजिए। आगे बढ़े, अगर एक घन के प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया, ठीक है, इसका जो, अरे हट जाओ भाई, इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया वो डिपेंड करता है साइड का स्क्वायर। समझ रहे हो, जैसे कि अगर हम सी ऐसे निकालेंगे घन का तो 4a स्क्वायर, टी ऐसे निकालेंगे तो 6a स्क्वायर, सी ऐसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टी ऐसे पूरा का पूरा, इधर से उधर से सब तरफ से नीचे ऊपर से ले लो, टोटल सरफेस एरिया टी ऐसे। ठीक है, तो वहां भी 4a स्क्वायर और 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर पे डिपेंड करेगा इसका जो भी सरफेस एरिया होगा वो। ठीक है, तो सरफेस एरिया साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है घन का। तो मैंने क्या करा है, हमने करा है कि कोर को 10% वृद्धि कर दी है, कोर में 10% की वृद्धि कर दी है, मतलब साइड को हमने क्या कर दिया बेटा, साइड की अगर हम बात करें तो 10% बराबर क्या होता है, 10% बराबर होता है 1/10। ठीक है, 10% बराबर 1/10 होता है, मतलब कि साइड को हमने क्या कर दिया है 10 से, सही से लिख जाओ भाई, 10 से हमने कितना कर दिया, साइड को 11 कर दिया है बेटा। तो साइड का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 100 आ जाएगा और ये 121 आ जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है बेटा, ये 121 हो रहा है तो 21 बढ़ रहा है, ये 21 100 पे बढ़ रहा है तो यही परसेंटेज में आ जाएगा। तो 21% की वृद्धि होगी एरिया में और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं ना आप, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, मैं भी आपको लिखवा दूंगी क्यों। ठीक है, इसे हम इससे भी कर सकते हैं, जो सक्सेसिव फैक्टर मैंने बताया था आपको, 10% की वृद्धि हो रही है तो एरिया में टोटल जो वृद्धि होगी वो कितने की आ जाएगी, वो आ जाएगी 10 प्लस का 10 इंटू 10/100। इसको सॉल्व करेंगे आपको कितना मिलेगा, 21% मिलेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं घन से रिलेटेड चीजें भी लिखवा देती हूँ, यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो हम बना देते हैं एक छोटा सा घन और उसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ठीक है, तो कैसे कैसे बनाएं, इसको थोड़ा सा ऐसे लेते हैं, इसको थोड़ा ऐसे, इसको थोड़ा ऐसे और इसको ऐसे और इसको ऐसे जोड़ देते हैं और इसको ऐसे और इसको ऐसे। ठीक है ना, सही बन गया ना, हाँ ठीक है। इसकी साइड कैसी होंगी, ए, सभी साइड बराबर बराबर इसकी रहती है, सभी साइड कैसी रहती है बेटा, बराबर बराबर इसकी रहेंगी, सभी साइड बराबर बराबर रहेंगी, सभी साइड इसकी कैसी रहेंगी, कितना भी बना लो आप, ज्यादा मत करो, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई रहने दो, 3 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अभी ये इसकी साइड होगी, सभी साइड कैसी रहती है, बराबर बराबर रहती है। तो इसका वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है AQ। इसके CSA की बात करें या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, CSA को हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसे बोलते हैं, आप लिख लेना अपने हिसाब से। ये होता है हमारा 4a स्क्वायर। इसके TSA की अगर मैं बात करूं, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब कि ये दीवारों का भी क्षेत्रफल, ऊपर छत का भी, नीचे फर्श का भी, सभी का टोटल में, मतलब पूरा जो फिगर होगा सभी का एरिया में चाहिए। तो ये क्या होता है, ये आ जाता है हमारा 6a स्क्वायर। ठीक है, तो जो सरफेस एरिया हमारा रहता है वो a स्क्वायर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, a स्क्वायर पे, साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अब 2 बार पहले बढ़ाया हमने
4 स्क्वायर पे बढ़ा देंगे तो 4 तो 4 हमारा रहेगा, 6 रहेगा, समझ रहे ना, कॉमन चीज है वो रहेगी। डिपेंड किस पे करेगा, साइड पे। साइड अगर बढ़ी तो एरिया बढ़ेगा, साइड अगर घटी तो एरिया घटेगा। तो साइड के स्क्वायर पे हमारा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। अभी समझ गए होंगे आप। इसका डायगोनल भी लिख लो, इसका डायगोनल भी पूछा जा सकता है, और ये होता है आपका a रूट के 3, ठीक है। इसे आप याद कर लेना, क्योंकि अगर आपके पेपर में पूछा गया तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन से ले बेटा, चलो। यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम की जाती है, तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल में जो आपका एरिया होता है, रेक्टेंगल में, ठीक है, ये रेक्टेंगल आयत, इसका जो एरिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो L B पे इसका एरिया जो है डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमसे कहा गया है कि लंबाई को 12% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 8% कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब कि लंबाई को 12% बढ़ाया गया है। 12% बराबर क्या होता है बेटा, 12% बराबर होता है 3/25, और 8% बराबर क्या होता है बेटा, 8% बराबर होता है 2/25, ठीक है। मतलब लंबाई की बात करें तो लंबाई 25, ये लंबाई बढ़ाई गई है, लंबाई को 25 से कितना कर दिया गया है बेटा, 28 कर दिया गया है, और चौड़ाई कम की गई है 8%, मतलब कि चौड़ाई को हमने क्या कर दिया है, 25 से 25 पर 2 की कमी की गई है, 23 हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है, ये कर दिया है। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इसका भी हम सक्सेसिव इफेक्ट से कर सकते हैं, बट बेसिक से करना जरूरी है, सीखना आपने जरूरी है बेटा। इसका करेंगे तो ये आपका 625 आ जाएगा, और इधर करेंगे तो 8 या 24 कैरी लेंगे 2, 8 दूनी 16 18, और ये 24 कैरी लेंगे 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 644 ये आपका हो जाएगा। तो यहां से कितना ये बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है आपका 14 और 5 19, 19 की वृद्धि हो रही है एरिया में। ये 19 कितना परसेंट है 625 का, ये हमें बताना है। तो ये 625 का कितना परसेंट बनेगा, ये हमको बताना है बेटा। इसे सॉल्व करेंगे तो 25 से ये 25 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। 19 चौक 76 बट्टे 25 लिखोगे तो 25 तिया 75, ना जाने का 0 लगा के 25 चौका 100, और ये आपका 3.14% आंसर आ जाएगा। 3.14% का इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। डिक्रीज नहीं लगाना है, इंक्रीज बोले तो बढ़ जाना, डिक्रीज बोले तो कम हो जाना, ठीक है। तो ये बढ़ा है, 625 से 644 हुआ है, तो ये इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, इसलिए हमने यहाँ प्लस का भी बना दिया है। इसे हम सक्सेसिव इफेक्ट से भी कर सकते हैं, जैसे एरिया पर जो भी हमारा इफेक्ट पड़ेगा वो कितना आएगा, 12% हमने लंबाई को बढ़ाया है और चौड़ाई को 8% कम किया है हमने, तो 12% बढ़ाया 8% कम किया है, तो यहाँ माइनस का 12 इंटू 8/100, समझ रहे हो। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 12 8 96, और ये आपका 12 माइनस के 8.96 बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 3.04% इंक्रीज हो जाएगा, जो भी आपका एरिया रहेगा वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन से ले ले। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना करें। अभी देखो आयत अभी हमने समझाया है, सक्सेसिव से कर सकते हैं इसे भी। तो चौड़ाई में 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई है, किसमें, लंबाई में। लंबाई 8% बढ़ाई है, चौड़ाई 10% कम की है। तो 8 माइनस का 10 माइनस का 8 इंटू 10/100, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस का 10.8, ठीक है, यही आएगा। आधा से इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस का 2.8, मतलब कि डिक्रीज होगा एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा 2.8%। तो 2.8% डिक्रीज, ऑप्शन बी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसे रेशियो से भी कर सकते हैं, लंबाई चौड़ाई का रेशियो लेके आप करके देखना, जैसे कि मैंने ये बेसिक से करा है ना। बेसिक आना बहुत जरूरी है, क्योंकि संख्या अगर एडी टेढ़ी आ गई तो फिर वो नहीं लगा पाएंगे, समझ रहे ना। जैसे कि 37 37.5% कर दिया या कुछ भी ऐसा उठपटाक दे दिया, तो फिर ये तरीका आप उसमें नहीं लगा पाएंगे, तो फिर यही तरीका से करेंगे। तो इसलिए बेसिक आना बहुत जरूरी है, तो इससे प्रैक्टिस करनी है आपको एक बार, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन की अभी मैं आगे बढ़ती हूँ। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए, ये हमसे कहा जा रहा है।
तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है, ट्रायंगल का जो एरिया रहता है बेटा, ठीक है, ट्रायंगल का ये जो त्रिभुज है इसका जो एरिया रहता है वो डिपेंड करता है बेस इनटू हाइट पर, ठीक है, हाइट, समझ रहे हो। तो बेस या हाइट जो भी बढ़ेगा घटेगा, एरिया भी उसी रेशियो में बढ़ेगा या घटेगा। अभी हमसे कहा गया है कि आधार में 40% की वृद्धि की गई है, ऊंचाई कितने % बढ़ाई जानी चाहिए ताकि एरिया में 60% की वृद्धि हो जाए। अभी हमें एरिया बढ़ा हुआ दिया है, ऊंचाई कितने % बढ़ाई जानी चाहिए ये हमसे पूछा है। तो हमने कहा कि बेस की अगर हम बात करें तो बेस में 40% की वृद्धि की गई है, मतलब 40% बराबर कितना होता है, 2/5 होता है। 40% बराबर 40% बराबर 2/5 होता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि बेस पहले 5 होगा, तो अभी हमने वृद्धि करके कितना बना दिया, उसको 7 बना दिया है, ठीक है, 7 बना दिया है। तो ऊंचाई यहां मैं लिख लेती हूँ हाइट, हाइट लिख लेती हूँ, ठीक है, हाइट। तो हाइट मुझे चाहिए यहाँ पर, ये मैं बना देती हूँ, ठीक है, हाइट मुझे चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ये चाहिए मुझे। एरिया क्या हो रहा है बेटा, एरिया 60% वृद्धि हो रही है एरिया में, एरिया में 60% वृद्धि हो रही है, 60% बराबर 3/5। मतलब एरिया में कह सकती हूँ कि एरिया पहले 5 होगा, बाद में 3 बढ़ा है तो 8 हो गया है एरिया, ठीक है। तो ये जो आपकी हाइट है, हाइट बराबर क्या आ जाएगा, अब एरिया बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट। 1/2 भी लगा सकते हैं हम, लेकिन 1/2 से 1/2 कट जाएगा, समझ रहे हो ना, इसलिए हमने वो रखा नहीं। एरिया किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इतना ही हमने यहाँ पे रखा है, समझ रहे ना। तो मैं इसको हटाती हूँ, इसको हटाती हूँ मैं, और यहाँ में बेस इंटू हाइट लिखती हूँ। अभी मैं आपको ट्रायंगल के बारे में भी थोड़ा सा कुछ बता दूंगी। बेस इंटू हाइट सही से लिख जाओ भैया, एक बार में चीजें सही से लिख जाती हैं तो लिख जाती हैं, फिर तो गड़बड़ी होती रहती है। तो ये मैंने हाइट लिख दी, ठीक है। तो अभी मुझे चाहिए हाइट, तो वो क्या होगी, एरिया बट्टे बेस। तो यहाँ 5/5 और यहाँ 8/7, तो ये 7 इधर आ जाएगा, 5 से 5 काटेंगे 1, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7:8। मतलब हाइट जो है वो 7 से कितनी होगी, 8 होगी। कितनी बढ़ेगी बेटा, 1 बढ़ेगी। 1 किस पे बढ़ी है, 7 पर। 1/7 का मतलब क्या होता है, 14.28% या 29%। मैंने कल आपको ये लिखवाया था, याद नहीं हो तो कल का क्लास, शुरुआत की क्लास आपने देखना कंपलसरी है। 1/7 बराबर क्या होता है, आप चाहें तो करके देख लें, ऐसे परसेंटेज में बदल लें। 1 जो है 7 का कितना % है, जब आप इसे करेंगे तो ये आपको 14.28% ऐसे कुछ मिलेगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये अप्रोक्सीमेट करके हम इसे ऐसा भी छोड़ सकते हैं, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। कल हमने आपको ये समझाया था जब हम आपको बेसिक करा रहे थे, तो इसलिए हम बेसिक पे ज्यादा फोकस करते हैं कि आपको चीजें क्लियर रहें। आगे बढ़े, चलो। इसे हम सक्सेसिव से भी कर सकते हैं कि एरिया बराबर, एरिया हमको दे रखा है 60%, तो पहले हमने बेस में 40% की वृद्धि की है, तो प्लस का हाइट भी हमें बढ़ानी है, हाइट भी हमको बढ़ाने के लिए ही बोला गया है, तो हाइट भी हमको बढ़ानी ही है, ठीक है। इधर जगह नहीं है क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दिया है, क्या करें, इधर लिख देते हैं, चलो ऊपर। 1 मिनट रुकना, ठीक है। इधर 1 मिनट रुकना बेटा, इधर कर देते हैं। तो हमने कहा कि 60% की वृद्धि हुई है एरिया में, और 40% हमने बेस को बढ़ाया है, प्लस का हम हाइट कर देते हैं। हाइट कितने % बढ़ाई जानी चाहिए, तो 40 हाइट बट्टे 100, ये आ जाएगा आपका। 40 इंटू हाइट करेंगे तो 40 इधर आएगा तो 20 आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, बराबर 100, 140, ये 20 आ जाएगा, ठीक है, 100, और ये 140 h/100। 100 इधर आएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 140। अरे भाई सही से लिख जाओ प्लीज। सही से करते हैं, 1 मिनट बेटा, है ना। ये 140 h बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 2000 आ जाएगा बेटा। यहाँ से h बराबर कितना आएगा, 2000। एक एक पॉइंट में लिख रही हूँ, देख रहे हो आपके लिए। ये से सॉल्व करेंगे तो आपके पास 14.29% ये आपके पास आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप करके देख लेंगे इसको, बहुत अच्छी बात रहेगी, मेहरबानी हो जाएगी आपकी हमारे ऊपर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। देखो, अरे भाई क्या हो गया, चलो आगे बढ़ो। यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये जो बेलन है आपका, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब सरफेस एरिया जो इसका रहेगा, वो आर और एच पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका जो सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम बोलते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, आर और एच पे डिपेंड करता है, आर एच पे, ठीक है।
किस पे डिपेंड करता है? आर और एच पे डिपेंड करता है सरफेस एरिया। आर एच जितना घटेगा बढ़ेगा, सरफेस एरिया भी उतना ही घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है, ऊंचाई को हमने 15% बढ़ाया है, ठीक है, 15% बढ़ाया है, इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, रेडियस को 10% घटाया जाता है, इसे बढ़ाया है और इसे घटाया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो इसमें भी हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। 15 हमने बढ़ाई है हाइट और 10 हमने रेडियस कम करी है, माइनस का 15 इंटू का 10/100। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? पूछ लेना, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 150 का मतलब होगा 1.5 और 11.5 माइनस करेंगे किस में से? 15 में से, तो पूरा 12 माइनस कर दो, 3.5 ये आपका बन जाएगा। 3.5% इंक्रीज होगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। 3.5% इंक्रीज, ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, हटाते नहीं है, रहने देते हैं, समझ में आना बहुत जरूरी है। तो सरफेस मैं आपको लिखवा दूं क्या? बेलन से रिलेटेड चीजें कहाँ लिखवाऊं? तो मैं बीच में लिख देती हूँ ना, दिक्कत ये रहती है, इसको शिफ्ट कर देती हूँ, जो बेलन से रिलेटेड चीजें वो भी मैं लिखवा ही देती हूँ आपको, ठीक है। बस तो आपके दिमाग से अभी हवा हवा होगा, इसलिए मैं ज्यादा डीप जा नहीं रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा लेके चल रही हूँ। तो अभी मैंने ये से सॉल्व करा था, मैंने कहा 15 में से हमने 10 माइनस करा, माइनस का 15 इंटू 10/100 और ये हमारे पास आया था 3.5% इंक्रीज, ठीक है। ये क्या था? हमारा आंसर था। अभी मुझे बेलन आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, आ गया है तो आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ये आपका बेलन है और ये इसकी क्या हो जाती है? हाइट हो जाती है, ये इसकी रेडियस हो जाती है, ठीक है। तो इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा? हमारा आर स्क्वायर एच पर, समझ रहे हो ना? अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा तो आर स्क्वायर एच पे डिपेंड करेगा इसका वॉल्यूम। अगर मैं इसके सीएसए की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया, तो वो होता है 2 पाई आर एच। तो अगर सरफेस एरिया पूछा जा रहा है तो वो क्या होगा? हमारा आर एच पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया हमारा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे बेलन है और ये ऐसे ऐसे घुमा दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? इसका सीएसए हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके टीएसए की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि ऐसे ऐसे घुमा दो, वो भी ऊपर जो इसका ये है छत है ये भी, और नीचे जो इसका बेस है ये भी, ठीक है, सबका टोटल सरफेस एरिया। ये क्या हो जाता है आपका? 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, ये इसका होता है सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ इन्होंने पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, ना तो वक्रीय बोला है, ना तो टोटल बोला है। तो ये हमेशा यही पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। यही समझना है आपने इसमें परसेंटेज में, ठीक है। बाकी चीजें आपने मेंसुरेशन में समझनी है। बाकी पूछेंगे कभी तो ये तरीका हमारे पास बेसिक तो हमें पता ही है, हम निकाल पाएंगे, ठीक है, सारी चीजें पता ही है। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद होनी चाहिए सिलेंडर से रिलेटेड। ये सिलेंडर है आपका, मतलब कि बेलन, ठीक है। चलिए, यदि एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयतन कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? अब देखो हमसे आयतन पूछा है, वॉल्यूम। अभी अभी हमने आपको वॉल्यूम लिखवाया था सिलेंडर का, क्या था बेटा? सिलेंडर का वॉल्यूम। तो बेलन बना के हमने लिखवाया अभी अभी, तो बेलन का जो वॉल्यूम था वो था हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका वॉल्यूम डिपेंड किस पे करता है? इसका वॉल्यूम डिपेंड करेगा आर स्क्वायर एच पर, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है इसका वॉल्यूम। तो अगर मैं त्रिज्या को 20% कम कर रही हूँ, त्रिज्या को क्या कर रही हूँ? 20% कम कर रही हूँ और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर रही हूँ, ऊंचाई में क्या कर रही हूँ? 20% की वृद्धि कर रही हूँ। तो अभी आप डायरेक्ट इसमें सक्सेसिव नहीं लगा देना, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि ये आर स्क्वायर पे हो रहा है काम, ठीक है। तो पहले मैं रेडियस को अच्छे से सॉल्व करूंगी। तो रेडियस का स्क्वायर मुझे चाहिए, 20% बराबर कितना होता है? 20% बराबर होता है 1/5, समझ रहे हो। रेडियस को हमने क्या कर दिया है बेटा? हमने रेडियस को 5 से 4 कर दिया है, 5 पर 1 कम कर दिया है। तो रेशियो लेंगे, मैं आर स्क्वायर बनाना है तो इसका हम करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे बेटा? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 25 और रेशियो 4 चौक 16। रेडियस हमारी क्या हुई है बेटा? 25 से 16 हुई है। हाइट के साथ क्या हुआ है? हाइट हमारा 20% वृद्धि हुई है, बढ़ी है, 20% वृद्धि हुई है। 20% बराबर 1/5, मतलब 5 से ये कितनी हुई है? 6 हुई है। तो जो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम की बात करेंगे, अरे रे रे रे, वॉल्यूम की बात करेंगे
तो 25 पंजे 125 और 16 छिक्के 96, 96 ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। समझे? तो वॉल्यूम इसका कितना कम हुआ है? आप कहेंगे 29, क्योंकि 25 और 4 29 कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 29। ये जो 29 कम हुआ है किस पर कम हुआ है? 125 पर। तो 125 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है। इसे सॉल्व करेंगे तो 25 पंजे 25 चौका, इसका इधर मल्टीपल करेंगे तो 80 और 9 चौक 36, कितना बनेगा ये? 116/5। 5 से काटेंगे 5 दूनी 5 तिया और 5 दूनी ये 23.2% बनेगा, और 23.2% ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं परसेंट लिख देती हूँ करके। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या समझा रही हूँ आपको? एक एक चीज आपने ढंग से समझनी है। अगर कहीं भी कोई भी मिस्टेक कर दी तो एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, और एक क्वेश्चन गलत करने की सजा बहुत भारी पड़ेगी आप पर, जब आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन 0.20 से रह गया, या 0.40 से रह गया, या 1 नंबर से रह गया। समझ रहे ना? तो एक क्वेश्चन जो गलत करके आ जाएंगे उसकी सजा ना आपको मिले, सही करके आए, उसके लिए चीजों को ध्यान से समझना है। वॉल्यूम r²h पे डिपेंड करता है। हमने अभी अभी आपको ये लिखवाया है कि जो बेलन होता है उसका वॉल्यूम पाई r² होता है। तो वॉल्यूम डिपेंड किस पे करेगा? r² पे डिपेंड करेगा इसका वॉल्यूम। तो हमने वही लिखा है यहाँ पर कि रेडियस को जब हम 20% कम कर देंगे तो सक्सेसिव लगा करके यहाँ 20% कम 20% ज्यादा 4% करके मत आ जाना। पहले तो ऑप्शन नहीं दिया होगा, और ऑप्शन दिया भी होगा क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में कुछ अता पता नहीं क्या चल रहा हो, तो 4% लगा के मत आ जाना। इसको r² बनाना है ऐसे करके, ठीक है, रेशियो लेना है, फिर से स्क्वायर बनाना है, फिर हाइट से इसका मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ है फिर जाकर के अपना सॉल्व करके आंसर टिक करके आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। यदि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है तो कितने प्रतिशत खपत कम होनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे, ये हमसे कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझेंगे क्योंकि आसान है, धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी तो वो दिक्कत होगी। तो यहाँ से समझेंगे थोड़ा सा से, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोले तो जो भी खर्चा होता है वो एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस, जो कीमत है प्राइस इंटू का क्वांटिटी या कंजप्शन। ठीक है, क्वांटिटी या फिर कंजप्शन। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखती हूँ क्वांटिटी, ठीक है, शॉर्ट में रहने देती हूँ क्वांटिटी या फिर कंजप्शन। ठीक है, कंजम्पशन, ठीक है, इसे भी शॉर्ट में रहने देती हूँ। तो अगर मुझे प्राइस की जरूरत पड़ेगी यहाँ से तो फिक्स वाला भी बताऊंगी, पहले तरीके से समझा देती हूँ। अगर मुझे प्राइस की जरूरत है, प्राइस की, तो प्राइस बराबर कितना आ जाएगा बेटा? एक्सपेंडिचर बट्टे क्वांटिटी या फिर कंजप्शन। समझ रहे ना? ये कंजप्शन मैं बाद में लिखूंगी, क्वांटिटी वाला ही लिखती हूँ पहले, मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर कंजप्शन की बात हो रही होगी तो प्राइस बराबर कितना आ जाएगा? एक्सपेंडिचर बट्टे कंजप्शन। ठीक है, दोनों को अलग अलग हमने कर दिया। अगर मुझे क्वांटिटी या कंजप्शन चाहिए होगा तो, अगर मुझे क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी बराबर क्या होगा? एक्सपेंडिचर बट्टे प्राइस। अगर मुझे कंजप्शन चाहिए होगा तो कंजप्शन बराबर क्या होगा? एक्सपेंडिचर बट्टे प्राइस। समझ रहे हो? और अगर मैंने एक्सपेंडिचर को फिक्स कर दिया तो जैसे कि मैं पहले जितना खर्चा कर रही थी अभी भी मुझे उतना ही खर्चा करना है। समझ रहे हो? अगर मैंने एक्सपेंडिचर को फिक्स कर दिया, कहाँ लिख लो? यही लिख लेती चलो। अगर मैंने एक्सपेंडिचर को कैसा कर दिया बेटा? फिक्स कर दिया। एक्सपेंडिचर को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। जितना पहले खर्चा कर रहे थे उतना अभी खर्चा कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? जो भी आपका प्राइस होगा, प्राइस, और जो भी आपका क्वांटिटी या कंजप्शन होगा वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, मतलब प्राइस दिया है तो उसका उल्टा क्वांटिटी, क्वांटिटी दी है तो उसका उल्टा आपका प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अगर कंजप्शन की भी बात करें तो वो उसके साथ भी ऐसा ही होगा, प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे बेटा। समझ रहे ना? प्राइस कीमत, कंजप्शन खपत, और क्वांटिटी आपकी मात्रा जो भी आप ले रहे हैं। ठीक है, यहां से अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगी फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। चलो इधर आ जाती हूँ। मुझसे कहा गया है कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई है तो कितने प्रतिशत खपत कम करनी होगी ताकि व्यय समान रहे। एक्सपेंडिचर हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। यहाँ पर जब हमने एक्सपेंडिचर फिक्स कर दिया है तो कीमत, प्राइस क्या हो रहा है बेटा? प्राइस 10% की वृद्धि हो रही है। 10% बराबर क्या होता है? 1/10 होता है। मतलब प्राइस 10 से
11 हो रहा है, 10 पर 1 बढ़ रहा है, 10 पर क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो जो आपकी खपत होगी, जो आपका कंजप्शन होगा, खपत, ठीक है, जो भी आपकी खपत होगी, मतलब कि जो आपका कंजप्शन होगा वो कितना होगा, वो होगा 11 से 10, ठीक है। अगर प्राइस 10 से 11 है तो कंजप्शन 11 से 10 होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे ये, अगर हमने एक्सपेंडिचर को फिक्स कर दिया तो। यहां मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो यहां से मुझे कितना कम करा है मैंने कंजप्शन, 1, किस पर कम करा है, 11 पर, तो ये परसेंटेज में चेंज करोगे, 1/11 बराबर 9.09% होता है। लेकिन इसे सॉल्व कर लेना आप, ठीक है, मैंने 100 से भी गुणा करके लिख ही दिया है, सॉल्व भी कर देती हूँ, मैं ही करती हूँ, आप लोग तो कुछ नहीं करोगे मुझे पता है। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 9.09% फर्क पड़ेगा, कंजप्शन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये मैंने बेसिक बता दिया है आपको, इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 10% बढ़ाए तो कंजप्शन कितना कम हो जाएगा बेटा, 10/110 × 100। सॉल्व करोगे तो 9.09% ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इतनी सी जगह में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीजें आपको पता होंगी, तब नहीं पता होंगी तो दिक्कत होगी। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन से। चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, एक गृहस्थ को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे व्यय में वृद्धि ना हो। व्यय का एक्सपेंडिचर कैसा रहे, फिक्स रहे, व्यय में वृद्धि ना हो, मतलब कि एक्सपेंडिचर को फिक्स कर दिया उन्होंने। इसको यहां से बनाएंगे हम, व्यय में वृद्धि ना हो, एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो 60% की वृद्धि हुई है प्राइस में 60% की वृद्धि हुई है, मतलब कि 60% बराबर क्या होता है बेटा, 60% बराबर होता है 3/5। प्राइस क्या हुआ है, प्राइस हुआ है 5 से 8, प्राइस हमने 5 से 8 कर दिया है, रेशियो में लिख दो या ऐसे लिख दो, प्राइस हमने 5 से कितना कर दिया, 8। तो जो भी इसका कंजप्शन होगा, जो भी खपत होगी, कंजप्शन जो भी होगा इसका, वो कितना होगा बेटा, वो 8 से कितना करना पड़ेगा, हमें 5 करना पड़ेगा, तब हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स रहेगा। 8×5 40 और 8×5 40, ठीक है। अभी मुझसे कहा जा रहा है कि खपत कितना % कम करना चाहिए, कितना कम करा है हमने, तो आप कहेंगे 3। किस पर कम करा है, 8 पर कम करा है, तो 3/8 का मतलब क्या होता है, 37.5%। 37.5% हमने कम करा है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 वाला आपका राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। आपसे इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 60% की वृद्धि की गई है, तो 60/160 × 100, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 37.5% आपके पास मिलेगा। ये कुछ आपको किताबों में ट्रिक टाइप का लिखा हुआ मिलेगा, वो यहीं से बनाया गया है, कोई ट्रिक वगैरह कुछ ऐसी होती नहीं है। चलो, बेसिक से ही ट्रिक का निर्माण किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि बेसिक अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा करो। चावल की कीमत 20% तक की कमी की जाती है, कितना प्रतिशत तक व्यक्ति चावल की खपत बढ़ा सकता है ताकि उसका कुल बजट में बदलाव ना हो, मतलब एक्सपेंडिचर कैसा रहे, फिक्स रहे उसका, ठीक है। तो हमने कहा कि 20% अगर कमी की गई है तो 20% बराबर क्या होता है बेटा, 20% बराबर होता है 1/5, ठीक है। क्या होता है, 1/5 होता है। तो अगर हम प्राइस की बात करें, प्राइस की, तो प्राइस को हमने क्या कर दिया है, 5 से कितना कर दिया है, कम किया है, 4 कर दिया है, 5 से 4 कर दिया है। तो जो भी कंजप्शन होगा, जो भी खपत होगी, ठीक है, जो भी कंजप्शन होगा वो क्या करना पड़ेगा हमें, 4 से 5 हमें करना पड़ेगा, ठीक है। कितना करना पड़ेगा, 4 से 5 करना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1, किस पर बढ़ाना पड़ेगा, 4 पर, तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 1/4 मतलब 25%। 25% ऑप्शन ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% तक हमने कम किया है, तो 20/80 इंटू का 100, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 25% आएगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। देखो, यदि चीनी की कीमत 25% कमी की जाती है, लेकिन कमी के बावजूद आयुष 20% तक चीनी पर अपने व्यय को बढ़ाता है, चीनी की मासिक खपत में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो अभी देखो उसने व्यय को बढ़ा दिया है, 20% तक अपने व्यय को भी बढ़ा दिया है, तो अभी अपना वो तरीका आप नहीं लगा सकते हैं, एक्सपेंडिचर कैसा कर दिया है, बढ़ा दिया है अभी। तो प्राइस, इसलिए मैं कहती हूँ बेसिक चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। प्राइस में क्या किया है, 25% की कमी की है, तो ये जो 25% है, 25% बराबर क्या होता है बेटा, 1/4 होता है, और 20% इसने बढ़ाया है एक्सपेंडिचर को, तो 20% बराबर क्या होता है, 1/5 आपका होता है। प्राइस को क्या करा है इसने, 25% की कमी की है, मतलब 4 से 3 करा है, ठीक है। कीमत 25% कमी की जाती है, 4 से 3 इसने प्राइस को किया है बेटा, ठीक है। और इसका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को क्या करा है बेटा,
20% तक बढ़ाया है, मतलब 5 से कितना करा है, 6 करा है। एक्सपेंडिचर को 5 से कितना करा है बेटा, 6 करा है। तो मैं कह रही हूँ कि क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी खपत, क्वांटिटी कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन या खपत, क्वांटिटी कुछ भी कह लो, कंजप्शन, ठीक है। कंजप्शन कितना आ जाएगा, कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। तो एक्सपेंडिचर 5, प्राइस 4, एक्सपेंडिचर 6, प्राइस 3। सॉल्व करोगे इसको, यहां से ये 2 बार कटेगा, 4 इधर जाएगा, तो ये 5:4 दूनी 8, ये 5:8 आ जाएगा। मतलब कंजप्शन हमें क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, कितना, 5 पर 3 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 3 जो है 5 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में हमसे पूछा है, तो 60% आपका आंसर हो जाएगा। कंजप्शन या खपत हमको 60% बढ़ानी होगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो वस्तु की कीमत, प्राइस पहले मैं इधर लिख लेती हूँ, 28% बराबर कितना होता है, 7/25 होता है बेटा, ठीक है। और 12% बराबर कितना होता है, 12% बराबर 3/25 होता है बेटा, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि प्राइस में हमने क्या करा है बेटा, प्राइस में हमने 28% की वृद्धि की है, वृद्धि, और खर्च में 12% की वृद्धि की है, दोनों जगह ही वृद्धि की है। तो प्राइस को हमने कितना करा है बेटा, 25 से 7 बढ़ाया है, तो हमने 32 कर दिया है। और जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को क्या करा है बेटा, 25 से 3 बढ़ाया है, मतलब कि 28 कर दिया है। तो जो आपका कंजप्शन आएगा, कंजप्शन खपत में, खपत कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन कितना आ जाएगा, कंजप्शन आ जाएगा एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, मतलब कि 25/25 रेशियो 28/32। इसे सॉल्व करेंगे, इससे कटेगा एक बार, और 4×7 28, 4×8 32, 8 इधर जाएगा, तो 8:7 ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। मतलब कंजप्शन हमें एक कम करना होगा, किस पर बेटा, 8 पर। तो 1/8 बराबर क्या होता है, 12.5% होता है। 12.5% हमें कमी करनी पड़ेगी कंजप्शन में, तो 12.5% कमी, डिक्रीज, ये ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने माइनस भी लगाया है यहाँ पर, डिक्रीज होगा, ठीक है, कंजप्शन। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। चावल के मूल्य में पहले 12.5% की कमी की जाए तथा बाद में 28.56% की वृद्धि की जाती है, तो एक व्यक्ति अब 35% अधिक खर्च करता है, उपभोग में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो 12.5% है, प्राइस की बात हो रही है दोनों जगह ही, ठीक है। पहले 12.5% की कमी की गई है, 12.5% बराबर 1/8 होता है। और ये जो आपका 28.56% है, इसके बराबर आपका 2/7 होता है। पहली क्लास देखना कंपलसरी है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ये जो 35% है, इसके बराबर आपका 7/20 होता है, ठीक है, ये होता है। अब हमसे कहा जा रहा है कि पहले मूल्य में पहले 12.5% की कमी की गई, तो प्राइस के साथ क्या क्या करा जा रहा है बेटा, प्राइस को पहले हमने 8 से 7 करा है, कमी करी है पहले। प्राइस को पहले हमने 8 से कितना करा है, 7 करा है, ठीक है, 8 से 7 करा है, एक की कमी की गई है। बाद में से वृद्धि की है 28.56%, मतलब कि बाद में 7 से 9 करा है, बाद में 7 से कितना करा है, 9 करा है हमने। तो पहले प्राइस को सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कटेगा, और प्राइस का जो रेशियो आएगा निकल के, वो कितना आएगा, 8:9 का आएगा, इसे सॉल्व करने के बाद, ठीक है। कितना आएगा, 8:9 का आएगा। प्राइस अगर ये है, इसको हटा के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइस का जो फाइनल रेशियो आएगा वो हमारा ये आएगा, ठीक है। प्राइस का जो फाइनल रेशियो आएगा वो हमारा ये वाला आ जाएगा। अगर प्राइस ये है और एक्सपेंडिचर के साथ क्या कर रहे हैं हम, एक्सपेंडिचर को 35% हमने बढ़ाया है, मतलब कि 20 से कितना कर दिया है, 27 कर दिया गया है। तो जो भी कंजप्शन होगा, उपभोग जो भी होगा, कंजप्शन जो भी होगा, वो कितना आएगा, वो आएगा 20/8 रेशियो 27/9। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 9×3 27 और 8 इधर जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 20:8×3 24, ये बन जाएगा। कंजप्शन हमने कितना बढ़ाया है बेटा, 4 हमने बढ़ाया है, तो 4 हमने 20 पर बढ़ाया है, तो 4/20 मतलब कि 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%। तो कंजप्शन हमें 20% बढ़ाना होगा, 20%। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, हमें 20% बढ़ाना पड़ेगा बेटा। चलो
चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। चीनी की वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो बेटा, प्राइस में क्या करा है हमने, प्राइस में हमने करा है 20% की वृद्धि। 20% बराबर कितना होता है, 1/5 होता है। मतलब कि प्राइस को हमने क्या कर दिया, 5 से 6 कर दिया। कितना कर दिया, 6 कर दिया। अब जो 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, इसका मतलब है कि 600 का 20% में वो 5 किलोग्राम चीनी खरीदता है। समझ रहे हो ना, 600 के 20% में, 600 के 20% में 20% की वृद्धि की हमने तो 5 किलोग्राम कम खरीद पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 600 के 20% में वो 5 किलोग्राम चीनी खरीदता था। तो 600 के 20% में वो 5 किलोग्राम चीनी खरीदता था, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा, 5 से इसे भाग कर दो, ठीक है, जो भी मूल्य आएगा उसको। तो यहाँ से 0 से 0, 0 से 0 और 5 से 4 बार ये जाएगा, तो 6 चौक 24 ये आ जाएगा। अब ये मूल्य कौन सा है बेटा, बाद वाला है। मतलब कि इस 6 की वैल्यू क्या है बेटा, 24। इस 6 की वैल्यू 24 है, तो 5 की कितनी आ जाएगी, ये इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना करेंगे तो 20। तो प्रारंभिक जो मूल्य होगा वो 20 होगा और बाद वाला जो मूल्य होगा वो 24 होगा। ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों आंसर हो जाएंगे। 20 और 24 ऑप्शन ए क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात को। हमने कहा कि कीमत में 20% की वृद्धि करने पर 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। इसका मतलब क्या है कि 600 के 20% में वो 5 किलोग्राम चीनी खरीदता था पहले। समझ रहे हैं, तो पहले नहीं अब पहले नहीं अब 600 के 20% में वो 5 किलोग्राम चीनी अब खरीद पाता है वृद्धि होने के बाद। तो 1 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा, 24। 1 किलोग्राम का मूल्य अब 24 है, तो पहले कितना रहा होगा, 20 रहा होगा, क्योंकि 6 की वैल्यू 24 तो 5 की 20 आ जाएगी। समझ रहे हैं, ये वाला जो मूल्य आता है हमारा बढ़ने या घटने के बाद आता है। समझ रहे हो, बाद वाला ये इनिशियली हमें चाहिए, रेशो लेके कर लेंगे हम। समझ पा रहे हैं ना, मैं बहुत बेसिक तरीके से समझा रही हूँ आपको, नहीं तो इसका कोई तिगुण फॉर्मूला ट्रिक भी होती है, उसमें फंस जाएंगे, जो समझ में नहीं आएंगे, दिमाग से सारी चीजें हवा होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। केले के मूल्य में 16.66% की वृद्धि होने पर एक आदमी 1 रुपए में 5 केले कम खरीद पाता है, तो वह आदमी 1 रुपए में पहले कितने केले खरीद पाता था, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये जो आपका 16.66% है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। ये सारी वैल्यू मैंने आपको कल वाली क्लास में कराई है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि क्लास को ठीक से देखा करो। अभी 1 रुपए में 5 केले कम खरीद पाता है, वह आदमी 1 रुपए में पहले कितने केले खरीद पाता था, ये हमसे कहा जा रहा है। क्वांटिटी हमसे पूछी है, ठीक है। तो हमने कहा कि प्राइस, अभी एक्सपेंडिचर फिक्स है, पहले भी 1 रुपए खर्च कर रहा था, अभी 1 रुपए खर्च कर रहा है। तो प्राइस में क्या हो रहा है बेटा, प्राइस हमारा वृद्धि हुई है, मतलब प्राइस हमारा 6 से कितना हुआ है, 7 हुआ है, 6 से 7 हुआ है। अगर प्राइस हमारा 6 से 7 हुआ है बेटा, तो जो क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से 6 हमें करनी पड़ेगी क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारा 1 रुपया फिक्स हमने कर दिया है। तो अभी ये कितना कम खरीद पा रहा है, 1, और इस 1 की वैल्यू मुझे 5 दे रखी है। 1 की वैल्यू 5 है, तो 7 की कितनी आएगी बेटा, 7 पन्ना 35। पहले वो कितना खरीदता था, 35 खरीदता था। समझ रहे, तो 35 ऑप्शन बी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। अब वो कितना खरीद रहा है ये पूछा जाता, तो अब कितना खरीदता, 56 30, अब वो 30 खरीदता है, लेकिन अभी का नहीं पूछा है हमसे। कब का पूछा है, हमसे इनिशियली पूछा है, पहले वाला, ठीक है। चलिए, नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है, घटी हुई कीमत, तो घटी हुई कीमत तो अपना बेसिक तरीके से निकलाएगी, ठीक है, 272। अब देखो 15% की कमी होने के बाद 272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीद पाता है, मतलब कि 272 के 15% से वो 2 किलोग्राम नमक खरीदता है, ठीक है, भरने के बाद समझ लो। तो 272 लिखना है, 270 मैंने लिख दिया है, ये मेरे हाथ एक बार में कुछ भी अच्छा नहीं लिख सकते हैं। 272 देखो, अभी भी 270 ही लिख रहे हैं, 272 का अब प्राइस बढ़ने के बाद जो 15% है, इसमें वो 2 किलोग्राम नमक खरीद सकता है, तो ये इसकी घटी हुई कीमत आ जाएगी 2 किलोग्राम। ये 2 किलोग्राम की 1 किलोग्राम की क्या होगी, 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2 से इसे काट देते हैं, तो 2 एकन 2, 2 तिया और 2 छिक्के 12, यहाँ से करेंगे 15 छिक्के 90, कैरी लेंगे 9 आ जाएगा, 15 तिया 45 और 9 54, कैरी लेंगे 5, और ये आपका 19। 100 से करेंगे तो मैंने सही कराई क्या, 15 तिया 45 और 5 54, 5 कैरी बचेगा 20 आएगा, 20 आएगा, ठीक है, 15 15 20 आएगा यहाँ पर।
ये हम गलत गलत क्यों कर देते हैं रे बाबा। तो ये आपका 2040/100 आपका ये बनेगा। ठीक है बेटा, इसे सॉल्व करेंगे तो 20.40 ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे, 20.40 ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे इनिशियली पूछा जाता तो हम यहाँ से रेशियो ले लेते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं। प्राइस के साथ क्या हो रहा है, प्राइस 15% की कमी हो रही है। 15% बराबर क्या होता है 3/20। ठीक है, ये जो 15% है 15% बराबर 3/20 होता है। मतलब प्राइस को हमने क्या कर दिया है 20 से कम करके हमने 17 कर दिया है। कितना कर दिया है 20 से कम करके 17 कर दिया है। तो हमने कहा कि अगर इस 17 की वैल्यू 20.40 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है। तो आप कहेंगे 17 का 17 और 17 दूनी 34 और 0 1.20 गुना है। तो इसका भी इतना गुना करेंगे। ठीक है, इसका इतना गुना करेंगे तो कट जाएगा 12 दूनी 24, ये आपका 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसका भी हमें कितना गुना करना पड़ेगा 1.20 गुना करना पड़ेगा। जब हम मल्टीपल करेंगे इससे इसका मल्टीपल करेंगे बेटा तो ये देखो 0 ये पॉइंट हट जाएगा 0 कट के। समझ पा रहे हैं ना, देखो नहीं समझ पा रहे आप यहाँ से करो 20 × 1.20/100। ठीक है, इसे हटा दिया हमने 1 0 1 0 1 0 1 0 12 दूनी 24। अभी समझ गए। ठीक है, चलो इसे हटा देती हूँ मैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, ये इनिशियली आता हमारा पहले वाला, ये अभी बाद वाला है। ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा था तो ये हमारा आंसर था, हमने डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिया था। लेकिन अगर हमसे पहले वाला पूछा जाता तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाते, फिर हमें प्राइस का रेशियो लेना पड़ता। चलो आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक इसका 360 रुपए में 2 kg अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। प्रारंभिक के लिए हमें लेना पड़ेगा रेशियो। तो प्राइस में हमने 20% कम किया है, 20% बराबर 1/5 होता है बेटा। ठीक है, तो प्राइस को हमने क्या कर दिया है, प्राइस को हमने 5 से 4 कर दिया है, 4 कम कर दिया है। ठीक है, 360 रुपए में 2 kg अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो 360 रुपए का 20% में 360 रुपए का 20% में वो 2 kg खरीदता है। तो 1 kg का मूल्य कितना होगा, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ से 0 0 से 0 0 काटेंगे, 2 से 2 काटेंगे और आपके पास 36 बचेगा। कितना बचेगा 36 बचेगा। मतलब कि इस 4 की वैल्यू कितनी है 36 है, तो इस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी बेटा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर होगा 45 रुपए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 kg दाल का उपभोग करता है तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसने कितने kg दाल का उपयोग किया था, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो प्राइस में 32% की वृद्धि हुई है। 32% बराबर होता है 8/25। ठीक है, 8/25 और 10% खर्चा भी बढ़ाया है भाई ने, तो 10% बराबर होता है 1/10। तो अगर मैं प्राइस की बात करती हूँ, केवल प्राइस की, तो प्राइस मैंने 25 पे 8 को बढ़ाया है। मतलब कि 25 से प्राइस हमने कितना कर दिया है बेटा 33 कर दिया है। एक्सपेंडिचर के साथ हमने क्या किया है, एक्सपेंडिचर को हमने 10% बढ़ाया है। मतलब कि 10 से हमने कितना कर दिया है 11 कर दिया है। तो जो आपका कंजप्शन होगा बेटा, जो भी आपका क्या होगा, अरे रे लिख जाओ, जो भी आपका कंजप्शन होगा वो कितना आ जाएगा 10/25 रेशियो 11/33। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1/3 बनाएगा। 5 दूनी और 5 25, 3 इधर जाएगा तो ये आपका 3 दूनी 6 रेशियो 5 इधर आएगा, 6:5 आ जाएगा। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 kg दाल का उपभोग करता है। मतलब इस 5 की वैल्यू मुझे 150 kg दे रखी है बेटा, समझ रहे हैं। तो इस 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 kg आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 180 kg। पहले वो 180 kg खरीदता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। इसलिए हमने बेसिक पहले ही कराया था इस वाले टाइप का, ताकि आपको चीजें समझ में आए। यदि चावल की कीमत 20% कमी की जाती है, 20 किलो चावल खरीदने हेतु पर्याप्त धन में अब कितना चावल खरीदा जा सकता है। अब देखो एक्सपेंडिचर क्या कर दिया फिक्स कर दिया, 20 kg चावल खरीदने हेतु पर्याप्त धन में अब कितना चावल खरीदा जा सकता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर फिक्स कर दिया तो 20% बराबर 1/5 होता है। तो मैंने क्या करा, हमने प्राइस को
प्राइस को हमने 20% की कमी की है हमने प्राइस में, मतलब कि 5 से हमने प्राइस को 4 करा है। तो जो भी हमारा कंजप्शन होगा या क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी कर लेते हैं, जो भी हमारी क्वांटिटी होगी बेटा वो क्या होगी, वो 4 से 5 होगी अब, ठीक है। 20 किलो चावल खरीदने हेतु पर्याप्त धन में, तो इस 4 की वैल्यू 20 हमको दे रखी है, तो इस 5 की कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। 25 केजी अब वो खरीद पाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। 25 केजी, ऑप्शन सी क्या होगा बेटा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ रहे बात को हमारी। 4 की वैल्यू 20 है, हमसे कहा जा रहा है कि 20 केजी 20 किलो चावल खरीदने हेतु पर्याप्त धन में, अब कितना चावल खरीद सकता है, तो 4 की वैल्यू 20 तो 5 की 25, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाती है तथा उसके खर्च में 10% की वृद्धि की जाए तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया है। तो जो भी आपकी इनकम होती है, जो भी क्या होती है बेटा, इनकम होती है, वो किसके बराबर होती है, आप पैसा कमा के लेकर के आए और आप क्या करते हैं, सीधा खर्चा, ठीक है, क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। जो भी आपने खरीदना होता है वो आप खरीदते हैं। तो जो खरीदने के बाद आपके पास क्या बचेगा, सेविंग्स, उसे आप बचा के रखते हैं। सारा सामान लिया आपने, पैसा कमाया, मम्मा आप क्या लेंगी, पापा आप क्या लेंगे, पापा को तो आप नहीं पूछते हैं, छोटे छोटे बच्चों को घर में मम्मी कुछ लेना है नहीं लेना है। तो इनकम बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, खर्चा करने के बाद कुछ पैसा जो बचता है उसे आप बचा के रखते हैं, यही होता है ना। तो हमने कहा कि अगर वो 75% खर्च करता है तो मैं इनकम को क्या मान लेती हूँ, 100 मान लेती हूँ, ठीक है, क्या मान लेती हूँ, 100 मान लेती हूँ। तो अगर उसकी इनकम 100 है तो उसमें से वो 75 रुपए क्या कर देता है, खर्च कर देता है, ये इसका एक्सपेंडिचर है। 75 इनकम 100 थी, 75 रुपए खर्च कर दिए हैं, तो बचेगा कितना उसके पास में, 25 रुपए बचेंगे, ये क्या होगी, उसकी सेविंग हो जाएगी, ठीक है, सेविंग हो जाएगी। अब हमसे कहा जा रहा है आय में 20% की वृद्धि की जाती है, तो आय में 20% की वृद्धि मतलब कि यहाँ पर 20% बढ़ा दिया गया है। कितना आ जाएगा इसका 20%, 20 ही आ जाएगा, ठीक है। 20% क्या किया है, बढ़ाया गया है। व्यय में क्या करा है, व्यय में 10% की वृद्धि, व्यय में क्या कर रहे हैं, ये 10% की वृद्धि कर रहे हैं। इसका 10% कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। तो सेविंग्स पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, सेविंग्स पे हमने इनकम को 20 रुपए बढ़ा दिया, खर्चा हमने 7.5 रुपए बढ़ा दिया, तो बचेगा कितना, 12.5 बचेगा। तो सेविंग्स आ जाएंगी 12.5 रुपए सेविंग्स जो है बचेगी। और तो कितना परसेंटेज में कितना होगा, ये इसका 2 गुना है, ये अपने आप में 100% है, तो ये कितना हो जाएगा इसका 50%, तो 50% सेविंग बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं इसे सॉल्व करके बता देती हूँ, ठीक है। अरे रे रे रे, ये हमारे हाथ है ना, एक बार में अच्छा काम नहीं कर सकते हैं कुछ भी, इसे हटा देते हैं बेटा, है ना। चलिए यहाँ आते हैं। तो ये जो आपका 12.5% है, ये 25 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है बेटा, ठीक है। 12.5% जो आपकी सेविंग्स बढ़ रही है वो 12.5%, 12.5 बढ़ रही है, परसेंटेज में हमें बतानी है। तो ये 25 का कितना परसेंट बनेगा, इससे काटोगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है। अरे इससे नहीं, उससे से काटोगे तो 2 बार जाएगा, और 2 से फिर इसको काटोगे तो ये 50 बार जाएगा। तो ये आपका 50% सेविंग्स जो है बढ़ जाएगी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 50%। समझ रहे हमारी बात को। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा। देखो, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 तथा मासिक व्यय 9,000 है, यदि अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ जाती है तथा खर्च 7% बढ़ जाता है तो बचत में वृद्धि क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो परसेंटेज में हमसे पूछा है, तो यहाँ हम रेशियो भी ले सकते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, रेशियो ले लेते हैं इनका हम, ठीक है। तो हमने कहा कि जो भी उसकी इनकम होगी, क्या होगी, जो भी उसकी इनकम होगी किसके बराबर होगी, वो होगी उसका एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग के बराबर होगी। तो इनकम में रेशियो लूंगी, 15 से काट देती हूँ, तो 15 निम्मा 135 और 15 छिक्के 90, ठीक है। मतलब कि टोटल इनकम अगर 9 रुपए है तो 6 रुपए उसमें से खर्च करेगा और 3 रुपए बचाएगा, ठीक है, यही है इसका मतलब कहने का। अभी ये रेशियो में है चीजें, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, गुणा भाग कर सकती हूँ। मैं यहाँ 0 0 लगा सकती हूँ, 900 रुपए इनकम, 600 रुपए खर्च किया, 300 रुपए बचा लिया, ठीक है, ऐसे कर सकती हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले वर्ष आय में 14% की वृद्धि हुई, 900 में क्या कर दिया गया, 14% को बढ़ा दिया गया, आय 14% बढ़ा दी गई। 14% कितना होगा, 14 निम्मा 126, मतलब कि 126 हमने आय को बढ़ा दिया। खर्चा 7% बढ़ गया, खर्चा भी हमने 7% बढ़ा दिया है इधर,
तो 7% कितना होगा, 7 छिक्के 42, 42 रुपए खर्चा भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो सेविंग कितनी बढ़ जाएगी। अब देखो टोटल इनकम 126 रुपए बढ़ी थी, उसमें से सिर्फ आपने 42 रुपए ही खर्च करे हैं, बाकी के खर्च नहीं करे हैं। तो टोटल सेविंग कितनी बढ़ेगी बेटा, ये बढ़ेगी 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा, और ये 84 रुपए सेविंग्स जो है बढ़ेगी। ये जो 84 रुपए है ये 300 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है, 300 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है। दिखाई दे रहा है ना, बहुत छोटा लिख दिया मैंने, इसे थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ, कुछ ज्यादा छोटा लिख दिया। 300 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से 0 0 0 0 और 3 से इसे काटोगे तो 3 दूनी और 3 24, 28% सेविंग्स जो है बढ़ जाएगी, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो बेटा। एक व्यक्ति की आय उसके खर्च से 80% अधिक है, यदि उसकी आय 11% बढ़ जाती है तथा खर्चा 7% बढ़ जाता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 80% पहले मैं लिख लेती हूँ, इनकम और यहाँ पर इसका एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। ठीक है, प्लस का सेविंग। अभी 80% अधिक है, उसके खर्च से 80% अधिक है आय, ध्यान से करना है थोड़ा सा, है ना। खर्च से 80% अधिक है आय, मतलब कि खर्चा अगर हमारा 100 रुपए होता है तो 80% अधिक आय है, मतलब कि 180 रुपए इनकम होती है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो मैं इसको ऊपर लिख के रेशियो में थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ इसको थोड़ा सा। अगर मैंने कहा कि एक्सपेंडिचर 100 रुपए होता है तो 180 रुपए इनकम होती है इस लाइन के अनुसार, हमने इसको रेशियो में तोड़ा तो ये कितना आ जाएगा, मैं 20 से काट सकती हूँ, तो 20 पंजे और 20 निम्मा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। 9 को थोड़ा सा और इधर लेते हैं, 9 5 का रेशियो ये बनेगा, मतलब टोटल इनकम अगर 9 रुपए होगी तो उसमें से 5 रुपए खर्च करता होगा और 4 रुपए बचाता होगा। अभी ये रेशियो में है तो मैं यहाँ पर 0 0 लगा सकती हूँ। ठीक है, रेशियो में गुणा भाग कर सकते हैं आराम से, ये हमने लगा दिया। ये तो इसकी आय 11% बढ़ती है, मतलब इनकम क्या हो रही है, 11% बढ़ रही है। इस 900 का 11%, 11 दूनी 99, 99 रुपए क्या हो रही है बेटा, इनकम बढ़ रही है। और हमसे कहा जा रहा है खर्चा 7% बढ़ जाता है, खर्चा भी 7% बढ़ रहा है, 7%, 7 पन्ना 35 रुपए खर्चा जो है बढ़ा दिया गया है। तो सेविंग्स बचत पे प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखो आय 99 रुपए बढ़ी है, उसमें से सिर्फ आपने 35 रुपए खर्च करे हैं, तो बाकी के बचाए होंगे। ठीक है, बचाए कितने हैं आपने, बचाए हैं आपने, यहाँ 4 आ जाएगा और 9 में से 3 जाएंगे तो 6, 64 रुपए आपने बचाए हैं। तो ये जो आपकी सेविंग्स है वो 64 रुपए बढ़ती है, किस पे, 400 पे। तो ये 400 का कितना परसेंट होगी आपकी सेविंग्स, ये हमसे पूछा है। तो 400 कितना परसेंट होगी, 4 एकन 4, 4 छिक्का 24, 16%, 16% आपकी इनकम बढ़ जाएगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आप ये सॉल्व कर लो आराम से, आसान तो है ये, डबल जीरो 4 से इसको काटोगे तो 4 एकन 4, 4 छिक्का 24 और ये 16% आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा। एक व्यक्ति अपनी आय का 87.5% खर्च करता है, उसकी आय 59% बढ़ जाती है और उसका खर्च 67% बढ़ जाता है, उसकी बचत में बढ़त या गिरावट की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो होमवर्क में दूं क्या, एक आध क्वेश्चन होमवर्क में दे देती हूँ, इसकी वैल्यू लिखवा देती हूँ, इसकी वैल्यू होती है 7/8। ठीक है, तो इसे आप होमवर्क में करेंगे और एक आध क्वेश्चन मुझे करके भी बताएंगे, नहीं होगा तो मेरे को बताना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। ठीक है, सैम क्वेश्चन बहुत सारे करा दिए मैंने। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भाग बचाता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, किंतु उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है, इसे हम करा देते हैं। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो जो भी उसकी इनकम होगी बेटा, क्या होगी, उसकी जो इनकम होगी वो किसके बराबर होगी, जो भी वो खर्चा कर रहा होगा प्लस का जो भी उसकी सेविंग होगी उसके बराबर होगी। ठीक है, तो एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भाग बचाता है, अभी क्या है, बचाता है 10%, मतलब कि अगर 100 रुपए उसकी इनकम है तो उसमें से 10 रुपए वो क्या करता है, बचाता है, और 90 रुपए वो क्या करता है, खर्च करता है। ये 10 है। ठीक है, 10 रुपए क्या करता है बेटा, वो बचाता है। ठीक है, ये 100 रुपए बराबर। 2 वर्ष बाद उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, इनकम में क्या हुआ है, 18% की वृद्धि कर दी गई है। 18%, 100 का 18%, 18 ही आ जाएगा, 18 बढ़ा दिया गया है। लेकिन सेविंग बचत अपरिवर्तित रहती है, बचत जो है अभी भी 10 रुपए ही है, समझ रहे हो ना, बचत पहले 10 रुपए थी, बचत अभी भी 10 रुपए ही है। तो अगर उसका इनकम 18 रुपए बढ़ी है तो खर्चा वो 18 रुपए कर देगा, जितना उसने
ज्यादा कमाया है उतना वो खर्च कर देगा, बस बराबर हो जाएगा मामला, समझ रहे हो। तो खर्चा कितना परसेंट हमसे कहा जा रहा है, व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो ये जो 18 है, ये जो आपका 18 है, ये 90 का कितना परसेंट होगा, ये हमसे पूछा है। इसको एक बार फिर से लिखेंगे। हमने कहा कि अगर इनकम 18 रुपए बढ़ती है तो वो खर्चा भी कितना बढ़ा देगा, 18 रुपए बढ़ा देगा, क्योंकि सेविंग हमें कैसे रखनी है, बराबर बराबर रखनी है। यहाँ अपरिवर्तित हमको बोल रखा है, चेंज नहीं करना है। तो ये जो 18 है ये 90 का कितना परसेंट होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 20% आ जाएगा। ठीक है, इससे इसे काटोगे 5 बार जाएगा, 5 से काटोगे तो 20%, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इससे काट ही लो, मैंने काट ही दिया, सब खिचड़ी खिचड़ी बना दी हमने। तो 20% ऑप्शन बी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, चलो आगे बढ़े। लकी अपनी आय का 85% खर्च करता है। यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है, तो x का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को हम एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको अभी एलिगेशन लगा के भी इसमें समझा देती हूँ। ठीक है, तो जो भी हमारा बढ़ रहा है बाद में या घट रहा है, उस पर हम एलिगेशन लगाएंगे, तो हमको ओरिजिनल जो भी हमारे पास एक्सपेंडिचर और सेविंग्स होगा उसका रेशियो आएगा। ठीक है, हमने कहा कि यहां पर मैं एक्सपेंडिचर लिखती हूँ, एक्सपेंडिचर, ठीक है, और यहां मैं लिखती हूँ सेविंग, और मुझे एलिगेशन लगाना है इनकम पर। ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। तो हमसे कहा जा रहा है लकी अपनी आय का 85% खर्च करता था। पहले 85% खर्च करता था, मतलब पहले 85% खर्च करता था, तो बचाता कितना होगा बेटा, 15% बचाता होगा। समझ रहे हो, ये ओरिजिनल आ रहा है हमारे पास में। बाद में क्या हुआ है, यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है, व्यय को क्या कर दिया है, x% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बचत में 60% की वृद्धि होती है, बचत को 60% बढ़ा दिया गया है, और आय में 26% की वृद्धि होती है, आय इनकम को 26% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यही है। तो हम अभी इस पे लगाएंगे एलिगेशन, इससे, इससे और इससे। अब 60 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, 34। तो यहाँ 34 आ जाएगा, 34%। और परसेंट लिखो ना लिखो कोई बात नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, हटा देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन को फालतू में बढ़ाना, कट जाएंगी चीजें। तो ये 34 आ जाएगा। ठीक है, इधर इसमें से इसे माइनस किया तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो ये आपका 26 माइनस के x आ जाएगा। यहां से आप रेशियो लोगे तो 5 दिया 15 और 5 से काटोगे तो 17। ये कितना रेशियो आएगा बेटा, 17:3 का आएगा। इस 17 की वैल्यू आपके पास 34 है, कितनी है, 34 है। कितना गुना है, 2 गुना है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आनी चाहिए थी वो 3 का कितना आनी चाहिए, 2 गुना आनी चाहिए थी, मतलब कि कितनी आनी चाहिए थी, 6 आनी चाहिए थी। तो अब ये x इधर जाएगा, 6 इधर आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20, 26 माइनस के 6 बराबर 20। तो 20% ये आपका आंसर आ जाएगा। 20% जो आपकी सेविंग्स होगी, सेविंग्स मतलब कि जो आपका एक्सपेंडिचर होगा, जो आपका एक्सपेंडिचर होगा वो 20% बढ़ा दिया गया है बाद में। ठीक है, चलिए, व्यय में x% की वृद्धि होती है, मतलब व्यय को 20% बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़े, आंसर टिक कर देते हैं। समझ पा रहे हैं ना, इसमें हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं, ऐसे भी आपसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए, राधा अपनी आय का x% बचाती है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है। x का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ये क्या होगा बेटा, ये होगा एक्सपेंडिचर और ये होगी सेविंग। ठीक है, सेविंग, और यहां पर होगी आपकी इनकम। ठीक है, अभी हमने कहा कि आय में 28% की वृद्धि होती है, इनकम में क्या हुआ है, 28% की वृद्धि हुई है। व्यय में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है व्यय में, और बचत में 40% की वृद्धि होती है, बचत में 40% की वृद्धि होती है। एक्स का मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी करते हैं। तो हमने कहा कि इस पर हम लगाएंगे एलिगेशन, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा, 12। ठीक है, 12 आ जाएगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे अब, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, 8 आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसलिए हम बार बार लिख नहीं रहे हैं उस चीज को। ठीक है, 4 से काटोगे 4 दिया 12, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 3:2 का रेशियो है हमारे पास। अब ये क्या है बेटा, एक्सपेंडिचर, ये क्या है, सेविंग। यहां से मेरे पास ओरिजिनल रेशियो आएगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। अभी मेरे पास एक्सपेंडिचर कितना है, 3 है, सेविंग कितनी है मेरे पास, 2 है। तो टोटल इनकम कितनी होगी मेरे पास, 5 रुपए होगी। कितनी होगी, 5 रुपए होगी। ठीक है, टोटल इनकम।
तो x का मूल्य क्या होगा, x% बचाता था, बचाती है, राधा अपनी आय का x% बचाती है, मतलब 2 बचाती थी। तो ये जो 2 है, ये जो 2 है वो 5 का कितना % है ये हमसे पूछा है बस। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 40% आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 40%। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहां से भी कर सकते थे कि एक्सपेंडिचर सेविंग्स है, तो जो भी आपकी इनकम होगी, इनकम कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी, ठीक है, इनकम कितनी आ जाएगी 5, और इस 5 का ये जो 2 होगा वो कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 40%। ये क्या हो जाता आपका आंसर हो जाता, लेकिन हमने इधर भी कर दिया ताकि आपको समझ में आता रहे। चलो, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। देखो, ए है हमारे पास में और बी है हमारे पास में, ठीक है, ए है और बी है। हम इसे लास्ट से करेंगे। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है तो इनकी इनकम होगी बेटा, क्या होगी, इनकी इनकम होगी, ठीक है, इनकम, और इनका व्यय मतलब कि एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर। तो हमसे कहा जा रहा है कि अगर ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है तो मैं बी का व्यय अगर 100 मान लेती हूँ तो ए की आय 70 है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। ये वाला हमने सॉल्व करी। ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ए का बी का व्यय 100 है और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, तो इसका 60% 60 ही आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है, इसका 60% कितना होगा बेटा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाली लाइन पे आते हैं। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इस बी का 40%, इस बी का 40% बराबर कौन है, ए की आय, मतलब कि ये 70 है, ठीक है, ऐसे कह सकती हूँ मैं। इससे काटूंगी, 20 से काटती हूँ, 20 से 2 बार जाएगा, 20 से ये 5 बार जाएगा, 2 से ये जाएगा 35 बार, और 35 पंजे कितना आ जाएगा, ये आपका 175। ये कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये 175 आपका आ जाएगा, ठीक है। बी बराबर कितना आ जाएगा 175 आपका आ जाएगा। ये वाली लाइन में हमने सॉल्व कर ली। अब इनका इनकम आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेविंग्स। एक्सपेंडिचर, इनकम और मुझे सेविंग्स इनकी चाहिए। तो ए की बात करूं तो ए 70 रुपए कमाता है, उसमें से 60 रुपए खर्च कर देता है, बचाएगा कितना 10 रुपए। बी की बात करूं तो बी 175 रुपए कमाता है, 100 रुपए खर्च करता है, बचाएगा कितना 75 रुपए, ठीक है, कितना बचाएगा बेटा 75, सही से लिख जाओ प्लीज, 75 रुपए बचाएगा वो। हमें बचत का रेशियो बताना है, बस यही क्वेश्चन था। तो 5 से काटोगे 2 बार जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 15 बार जाएगा, तो 2-15 का रेशियो बनेगा, 2-15, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शेविंग ये आपका आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, नहीं तो आपका अंतरात्मा रोती रहेंगी कि मैम पता नहीं क्या खिचड़ी पका के चली गई और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ मैं। बी का 40%, ठीक है, बी का 40% बराबर ए है, मतलब कि ए 70 था हमारा, हमने पहले यहाँ से यहाँ निकाल लिया था, तो यहाँ से बी बराबर कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया था, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है ना, क्लियर क्लियर लिखा है हमने सब कुछ। अभी नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, बहुत आसान है, एकदम लल्लूएस्ट वाला, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस नहीं होमवर्क में कर लेना, क्या ये आंसर देना मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका, और बहुत आसान लल्लूएस्ट क्वेश्चन है। आंसर मैं बता देती हूँ इसका, 480 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका कर लेना आप, ठीक है। चलिए आज क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप क्या करेंगे, हमसे पूछ लेंगे। आज से मैं टेलीग्राम पे अभी तक जितने भी डाउट पड़े हुए हैं, अभी बैठ के मैं सब डाउट ही क्लियर करूंगी। आज आपके सभी डाउट के आंसर मिलेंगे टेलीग्राम पे। अभी मैं क्लास करने के बाद इसे एडिट पे लगाऊंगी, उसके बाद डाउट के आंसर दूंगी, ठीक है। चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, खूब सारा मतलब खूब सारा। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये जो आप शेयरिंग का खेल खेलते रहते हो ना, कोई भी शॉर्ट वीडियो उठा के शेयर कर दिया या कुछ भी शेयर कर दिया, ये मत किया करो, है ना। पढ़ लो, अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, नहीं तो कुछ नहीं रखा है जिंदगी में, ठोकर खाओगे आगे चल के, तो वो समय आपको ना देखना पड़े, थोड़े से सीरियस हो जाओ। अभी ये जो उम्र होती है ना आपकी, ये फूल जुलूल कामों में ज्यादा मन करता है ऐसा इस उम्र में, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लो अपने मन को, और समझा लो कि अभी अगर आप मेहनत कर लोगे तो आगे की जिंदगी थोड़ा सा सुकून से कट जाएगी।
नहीं तो मेरा तो कुछ नहीं जाता। ग्रुप में आप डालोगे ऐसा उठ-पटांग चीज़ें तो मैं आपको बैन कर दूँगी, ब्लॉक कर दूँगी। आपका टाइम खराब होगा, मेंटली डिस्टर्ब रहोगे। समझ रहे हो ना? दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम सोचते हैं कि हम दूसरों को नीचा दिखाएँगे, तो हमें सैटिस्फैक्शन मिलेगा, ये गलत बात होती है। दूसरों को नीचा दिखाने में आपका ही नुकसान होगा। आप नीचा दिखाने के बारे में सोचोगे, प्लान बनाओगे, फिर उसको वहाँ अप्लाई भी करोगे, वो टाइम आपका खराब होगा। समझ रहे हो ना? और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप जो कर रहे हैं, वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालेगा या नहीं भी डाले। जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर आजकल बहुत कम असर पड़ता है चीज़ों का, क्योंकि मैंने अपने आप को थोड़ा-सा सँभाल लिया है अब। ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों का असर पड़ता है, ना बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ों का असर पड़ता है, ना किसी के जाने का ज़्यादा असर पड़ता है और ना ही किसी के आने का असर पड़ता है। जब जीवन ऐसा हो जाता है ना, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। आसान चीज़ें होती नहीं हैं, बनानी पड़ती हैं। मैं बना रही हूँ अपनी लाइफ़ को आसान, क्योंकि आगे चल के अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, तो कष्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग हैं ना, वो आएँगे, जाएँगे, आपको छोड़ के जाएँगे, कुछ आपकी लाइफ़ में आएँगे और कुछ आएँगे ही इसलिए कि आपको वो कष्ट दें। तो उनसे थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल कर रखना है। उनसे नहीं बच सकते, वो तो जो करेंगे वो करेंगे। खुद के मन को खुद को समझा के रखना है कि हमें किन-किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन-किन चीज़ों पर नहीं देना है। अभी जो आपका टाइम चल रहा है, ये आपकी पढ़ाई का चल रहा है, ये प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसे सही से यूज़ कर लो। अन्यथा आने वाले 5 साल या 10 साल के बाद सिर्फ़ रोएँगे आप और कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास में। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जो मैंने अभी तक जी है, उसके एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। ये हवा-हवा में कोई कुछ भी नहीं बोलती मैं हवा-हवा में। तो चलो इतना ही समझाऊँगी मैं, ज़्यादा नहीं समझाऊँगी। ग्रुप की थोड़ा-सा मान-मर्यादा बनाए रखो, वो थोड़ा-सा डाउट के लिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, सीरियसली पढ़ने वाले हैं, वो उनके लिए बनाया गया है ग्रुप। तो अगर आपका पढ़ाई से कोई भी रिलेशन नहीं है दूर-दूर तक का, तो उस ग्रुप से आप एग्ज़िट हो जाओ, मुझे भीड़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है? अगर आप उसमें 10, 5, 2, 3 एक भी नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन पढ़ने वाले, सिर्फ़ उसमें पढ़ने वाले ही रहेंगे अगर रहेंगे तो। नहीं तो बिना पढ़ने वाला एक भी बच्चा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? चलिए बेटा, ख्याल रखना अपना, बस समझा दिया है, मैं सिर्फ़ समझा सकती हूँ आपको, बाकी करना आपके हाथ में है, ठीक है? चलो।